आज होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 4। ठीक है, क्लास नंबर 3 में हम टोटल जो है 70 तक यानी यहाँ तक कवर हम लोग कर लिए थे। ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे क्लास नंबर 3 तक में। ठीक है, आज हम लोग क्लास नंबर 4 कवर करेंगे। तो क्लास नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, हमारे जीने के तरीके को क्या परिभाषा किया गया, यानी हमारे जीने के तरीके को जो परिभाषित किया गया है जिसमें कि व्यक्तिगत आदत और व्यवहार के पैटर्न शामिल होते हैं। तो हमारे जीने के जो तरीके को जो परिभाषित किया गया है वो जीवन शैली के रूप में, यानी जीवन शैली किसको कहते हैं, हमारे जीने की तरीका, जिसमें कि व्यक्तिगत आदत यानी पर्सनल आदत, ठीक है, और व्यवहार पैटर्न भी शामिल होते हैं। यानी इसकी परिभाषा सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, हमारे जीने की तरीके को किस रूप में परिभाषित किया गया है, जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में भी हम बताए हैं। आगे है, फेफड़े में अस्थायी क्रिया के लिए लक्षित दवा के लिए प्रबंधन का कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है, यानी फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, जिसमें फेफड़े में किसी तरह का समस्या है, उसके लिए लक्षित दवा यानी आप जो यदि लेते हैं, ठीक है, तो किस माध्यम से आप लीजिएगा, उसके लिए प्रबंधन कैसा होगा, इंट्रामस्कुलर दीजिएगा, नहीं, इंट्राडर्मल दीजिएगा, नहीं, मौखिक नहीं, इनहेलेशन यानी सांस जैसे लेते हैं, सांस लेते तो हमारे फेफड़े में भी जाता है। तो वही कह रहा है कि फेफड़े के अस्थायी क्रिया के लिए, यानी फेफड़े में जो दवा ले रहे हैं वो फेफड़े में जाके क्रिया हो, ठीक है, तो फेफड़े के अस्थायी क्रिया के लिए लक्षित दवा के प्रबंधन के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो सबसे बेहतर होता है वो होता है इनहेलेशन, यानी सांस हम लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको हम दिखाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसका भाषा चेंज किया गया है। ठीक है, ये देखिए, यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता तो आप जरूर मार देते एग्जाम में, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जाम में, दोनों सेम क्वेश्चन है। कहता है, फेफड़े में अस्थायी क्रिया के लिए बनाई गई दवा के लिए प्रशासन का कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त होता है, यानी फेफड़े में हमको फेफड़े से रिलेटेड कोई दिक्कत है, उसके लिए जो हम दवा लेंगे सबसे अच्छा बेहतर कौन सा होगा। ठीक है, फेफड़े में स्थानीय क्रिया के लिए, यानी फेफड़े में स्थानीय क्रिया के लिए दवा जो बनाई गई है प्रशासन के लिए, जो लेने के जो सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होगा, तो वो होगा सांस के द्वारा। तो वहाँ सांस के द्वारा ना लिख करके इनहेलेशन लिखा हुआ था, इंग्लिश लिख दिया था। ठीक है, जो इंग्लिश इनहेलेशन लिखा वो क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो अगले साल पहले किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, यानी दोनों सेम क्वेश्चन था, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन और अभी जो आपको 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, बशर्ते क्या हुआ है, इस बार जो बीटीएससी ने क्वेश्चन पूछा है केवल भाषा को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, ज़्यादा नहीं। यदि हम प्रैक्टिस के रूप में ये क्वेश्चन पढ़े रहते, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन को हम आराम से मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, 72 नंबर और 103 नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल थोड़ा सा भाषा का चेंज है, लेकिन क्वेश्चन का दोनों का जो दोनों जो पूछ रहा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी करा कि फेफड़े का स्थानीय क्रिया के लिए बनाई गई दवा के प्रशासन का कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है, तो सांस के द्वारा, वहाँ पे सांस के द्वारा ना लिख करके सांस का इंग्लिश लिख दिया इनहेलेशन के द्वारा, बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का चेंज किया, हम दिखाते हैं आपको। देखिए, कौन सी दवा बनाया गया तो वह दवा ना लिख करके लक्षित दवा के लिए प्रबंधन के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त होता है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, इनहेलेशन यानी सांस के द्वारा, बस इतना ही सा ही भाषा का चेंज कर। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पूरे के पूरे सब क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आ जाता, उसमें हल्का फल्का भाषा चेंज करता है, क्योंकि अलग व्यक्ति उस क्वेश्चन को बनाता है। ठीक है, तो हल्का फल्का भाषा का चेंज होता है, लेकिन आप पढ़े रहिएगा तो पढ़ करके उस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है, स्प्रिन का आमतौर पर, ठीक है, इसकी स्प्रिन का आमतौर पर किस स्थिति में एंटीप्लेटलेट क्रिया के लिए किया जाता है। देखिए, स्प्रिन जो है सर दर्द के रूप में भी किया जाता है, सर दर्द के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्प्रिन का उपयोग जो है एंटीप्लेटलेट के रूप में कौन करेंगे। एंटीप्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट्स को एक जगह जमा नहीं होने देना है, प्लेटलेट्स को अलग अलग, जैसे कि ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो में क्या होगा, यदि प्लेटलेट्स यदि जमा हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, तो ब्लड को क्लोट नहीं होने देने
देने के लिए हम दवा का उपयोग करते हैं एस्पिरिन, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि एस्पिरिन का जो आप उपयोग कर रहे हैं एंटी प्लेटलेट के रूप में किस में कर रहे हैं। पहला है सिर दर्द के रूप में। देखिए सिर दर्द में प्लेटलेट जो है माना ये नहीं होता है, क्लॉट नहीं बनता है। देखिए एस्पिरिन का उपयोग सिर दर्द में भी करते हैं, लेकिन यह एस्पिरिन का उपयोग जो करिएगा वो किस रूप में कीजिएगा, किस लिए करिएगा, तो एंटी प्लेटलेट के रूप में करते हैं। तो जाहिर सी बात है तो इसका आंसर वही होगा जिसमें कि प्लेटलेट्स जमा हो जाता है, यानी क्लॉट होने लगता है, ठीक है। सिर दर्द में तो क्लॉट नहीं होते हैं, तो इसलिए एस्पिरिन का उपयोग यहाँ पे सही मायने में सिर दर्द नहीं होगा। वात रोग में भी नहीं होता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो है प्लेटलेट्स क्या होने लगते हैं, माना क्लॉट होने लगते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे देते हैं, देखिए हार्ट को जो हमारे ब्लड नहीं मिल, जैसे कि यहाँ देखिए ठीक है, जैसे कि वसा फैट जमा हो गया, फैट जमा होने की वजह से देखिए यहाँ ब्लड क्या होने लगा, क्लॉट होने लगा, देखिए जमा होने लगा, ठीक है। तो ये जमा ना हो, ठीक है, ये जमा ना हो, ये होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो है माना क्लॉट होने लगता है। तो वो क्लॉट ना हो, क्लॉट को रोकने के लिए हम यहाँ पे एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। देखिए एस्पिरिन का उपयोग कई है, तो यहाँ पे पूछा गया एस्पिरिन का उपयोग वहाँ करना है जहाँ पे प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, यानी जमा नहीं होने देना। जहाँ जमा हो रहा है तो वहाँ पे हमको जमा नहीं होने देने के लिए एस्पिरिन का उपयोग करना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्पिरिन का उपयोग आमतौर पर किस स्थिति में इसकी एंटी प्लेटलेट क्रिया के लिए किया था, यानी एस्पिरिन का उपयोग यहाँ पे जो करना है वो इसका काम है एस्पिरिन का, यानी कि आपको प्लेटलेट्स को जमा नहीं होने देना है। तो एस्पिरिन का उपयोग सिर दर्द में भी करते हैं, लेकिन सिर दर्द में प्लेटलेट्स जमा कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं, या एंटी प्लेटलेट्स। तो आपको देखना है कि किस में प्लेटलेट्स जमा होता है, यानी क्लॉट होने लगता है। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो होता है इसमें जो क्या होता है, प्लेटलेट्स जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है क्लॉट होने लगता है। इसलिए इसका उपयोग जो है एस्पिरिन का उपयोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में किया जाएगा, ठीक है। इसका हम डिटेल भी लिख दिए हैं, ठीक है, डिटेल लिख दें कि एंटी प्लेटलेट्स दवा प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है, ठीक है। आपके शरीर में रक्त थक्का बनने, कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही चीज का, एक ही दवा का कई उपयोग होते हैं, लेकिन यहां पे कह रहा है कि एस्पिरिन का उपयोग वहां कीजिए जहां प्लेटलेट्स जमा हो रहा है, ठीक है। जहां प्लेटलेट्स क्या रहा है, जमा, अर्थात जमा नहीं होने देना है, ठीक है। जमा एस्पिरिन का क्या काम है, प्लेटलेट्स को जमा नहीं होने देना, यानी एंटी प्लेटलेट्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो एंटी प्लेटलेट्स तो हम सिर दर्द में तो करेंगे नहीं, क्योंकि सिर दर्द में ऐसा होता ही नहीं है। तो होता किस में है, प्लेटलेट्स जमा किस में होता है, तो कोरोनरी सिंड्रोम में होता है, ठीक है। इन दवाओं का उपयोग दिल के दौरे, स्ट्रोक के इलाज के लिए किया जाता है। दिल के दौरे हैं, इन्हें रोकने में मदद करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है, अक्सर हृदय की धमनी की पट्टिका टूट जाती है और क्लॉट बनने लगता है। क्लॉट यानी ब्लड रुकने लगता है, ब्लड नहीं जाने लगता है, इसलिए उस क्लॉट को रोकने के लिए इसका एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम हृदय को रक्त की आपूर्ति आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रुकावट के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कोरोनरी सिंड्रोम जो होते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो होते हैं, जैसे तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम हृदय कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हृदय को ब्लड या तो बहुत कम मिलता है या ब्लड मिल भी नहीं करता है, ठीक है। जिसके परिणाम क्या होगा, आमतौर पे जो है धमनी के अंदर वसा युक्त जमाव के कारण ऐसा होता है। अक्सर क्या होता है कि इस धमनी के अंदर में वसा फैट जमा होने की वजह से ऐसा होता है। तो अब वसा फैट होने की वजह से ऐसा होता है तो क्या होगा, ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड क्लॉट ना हो उसके लिए हम यहाँ पे एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एस्पिरिन का उपयोग बहुत है, लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एस्पिरिन का उपयोग वहाँ कीजिए, कहाँ पे, एंटी प्लेटलेट क्रिया के रूप में करना है। तो एंटी प्लेटलेट का मतलब है प्लेटलेट्स को जमने नहीं देना है। तो जमने नहीं देना है तो हमको उस वैसा ऑप्शन खोजना है जिसमें जमता है, तब ना उसमें हम उपयोग करेंगे एस्पिरिन का। जैसे कहेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जमा होने लगता है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एस्पिरिन का उपयोग करेंगे। क्लियर कट हुआ। तो ऐसा नहीं कि सोचेगा एस्पिरिन, देखिएगा एस्पिरिन के एस्पिरिन का उपयोग तो सिर दर्द में भी करता है। हाँ भाई, एक व्यक्ति का काम 4 रंग होता है,
ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को स्पेशल कहीं और ले जाएंगे स्पेशल काम के लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉलीवुड खेलते हैं, हम कहेंगे इस व्यक्ति को हमको क्रिकेट खेलने के लिए ले जाना है, तो क्रिकेट संबंधी उसका उपयोग चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ एस्पिरिन का उपयोग हमें एंटीप्लेटलेट्स क्रिया के रूप में चाहिए। तो एंटीप्लेटलेट्स क्रिया के रूप में वहां करेंगे जहां प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, ऐसा प्लेटलेट्स से संबंधित समस्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जमा होने लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम एस्पिरिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जहां कि हम अच्छे तरीके से आपको डिटेल में यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता प्रतिरक्षा प्रणाली में टी लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है, ध्यान समझिएगा। आपको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों हम बताए थे, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, रोगजनक संक्रमित कोशिका को पहचान करना और उसे मारना, ठीक है। ऑप्शन सी में है कि एंटीबॉडी का भी उत्पादन करना। देखिए एंटीबॉडी का उत्पादन करने का काम बी लिम्फोसाइट का काम है, ठीक है, डिटेल में हम आपको समझाए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सटीक आंसर होगा टी लिम्फोसाइट का प्राथमिक कार्य होगा रोगजनक संक्रमित कोशिका को पहचान करना और उसे क्या करना, मारना, नहीं ऑप्शन नंबर बी। बाबू ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तनिको कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, तनिको कंफ्यूजन नहीं करना। यहाँ कह रहा एस्पिरिन का उपयोग कहाँ करना है, ठीक है। एस्पिरिन का उपयोग आमतौर पर किस स्थिति में, ठीक है, किस स्थिति में इसकी एंटीप्लेटलेट्स के रूप में करते हैं। एंटीप्लेटलेट्स के रूप में करने का मतलब है प्लेटलेट्स को जमा नहीं होने देने के रूप में काम करते हैं। तो हम वही काम करेंगे हम जहां की प्लेटलेट्स जमा होता है, तब ना हम एस्पिरिन देंगे, क्योंकि एस्पिरिन का काम है प्लेटलेट्स को जमा नहीं होने देना। इसका मतलब है कि हमें कहने का मतलब आपको बुखार है, हम कहेंगे बुखार को रोकने के लिए पैरासीटामोल चाहिए, तो आपको बुखार होगा तब ना हम पैरासीटामोल लेंगे, ठीक है। यानी जिस डिजीज में प्लेटलेट्स जमा होता है, ठीक है, वहीं हम ना एंटीप्लेटलेट्स दवा का उपयोग करेंगे। अर्थात एस्पिरिन का उपयोग एंटीप्लेटलेट्स के रूप में काम किया जाता है, किसमें, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल भी लिख दें ताकि आपको तनिको दिक्कत नहीं हो। अब हाँ, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को शॉर्ट भाषा में ACS भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सारा चीज़ लिख देते हैं ताकि आपको तनिको दिक्कत ना हो। प्रतिरक्षा प्रणाली में टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है बाबू, तो टी लिम्फोसाइट का काम होता है रोगजनक संक्रमित कोशिका को, जो ऐसा रोग पैदा करता है उसको पहचान करना, उसे मारना। जबकि बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडी का उत्पादन करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि आपको टी लिम्फोसाइट के बारे में पूछा गया है। आगे कहता है विषाणु मुख्यतः किसके द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी जाता है हमारे शरीर में टॉक्सिस उत्पन्न करता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल यहाँ पे आप सोच रहा कि विषाणु जो है मुख्यतः किसके द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, कैसे वो रोग उत्पन्न करता है। तो विषाणु करता क्या कि आपके शरीर में जो सामान्य कार्य करने वाला सेल है, जो ऊर्जा उत्पादन करता है या अन्य प्रकार के काम करते हैं, पहले उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जब वही डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके शरीर में ऊर्जा बनेंगे नहीं, आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। अर्थात ये सामान्य सेलुलर कोशिका को कार्य को क्या करता है, बाधित करके ये काम बीमारी उत्पन्न करते हैं। इसको हम डिटेल में भी लिख दिए हैं, ठीक है, डिटेल में भी लिख दिए हैं कि सामान्य सेलुलर कार्य का बाधित करने का मतलब हुआ कोशिका के सामान्य कामकाज को क्या करना, बाधित करना। जैसे कि कोशिका जो है ऊर्जा प्राप्त करने, प्रोटीन बनने, हाँ आपके शरीर में जो प्रोटीन बनने वाला कोशिका है, जो ऊर्जा बनने वाला कोशिका, उसी को जाके ये डिस्टर्ब कर देता है। जब वो ही नहीं बनेगा तो आप ऑलरेडी क्या हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा, ठीक है। तो सामान्य सेलुलर कार्य का बाधित करने का मतलब है कोशिका के सामान्य कामकाज को क्या करना, बाधित करना, ठीक है। नॉर्मल जो काम करते हैं उसको क्या करना, बाधित करना। आगे कहता है समुदाय में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकना चाहते हैं ना, तो वार्षिक टीकाकरण करना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 सबसे सटीक है। आगे कहता है संक्रमण मोनोन्यूक्लियोसिस प्रसार के रोकने के लिए। देखिए मोनोन्यूक्लियोसिस क्या होता है, एक तरह से कहिए चुम्बन रोग, यानी मुंह से स्पर्श, मुंह से यानी लिप्स से लिप्स टच किए तो उसके मुंह से उसके मुंह में चला गया, उसके मुंह से उसके मुंह में चला गया, ठीक है। मोनोन्यूक्लियोसिस को हम चुम्बन रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा, व्यक्तिगत वस्तुओं और नज़दीकी संपर्क से बचना, जैसे लिप्स में लिप्स हटा दिया, ठीक है, उन संपर्कों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि आपको मोनोन्यूक्लियोसिस ना फैल सके। यानी ऑप्शन नंबर ए। मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से लिख दिए हैं, ठीक है। संक्रमण मोनोन्यूक्लियोसिस जिसे मोनो भी कहते हैं या चुम्बन रोग भी कहते हैं, यह ग्रंथि संबंधी विकार के रूप में भी, यानी बुखार के ग्रंथि संबंधी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर यह जो होता है एपिस्टीन बार वायरस के कारण होता है। एपिस्टीन बार वायरस क्या होते हैं, EBV
के कारण होने वाला संक्रमण यानी एपिस्टीन बार वायरस जिसे बोलते हैं, एपिस्टीन बार वायरस कहते हैं। एपिस्टीन बार वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। अधिकांश लोगों में यह वायरस बचपन में संक्रमित होते हैं, क्योंकि बचपन में ही जानते हैं ये जो है एक तरह से ये चुम्बन रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बुखार, गले में खराश, क्योंकि गले में ही होता है ये वायरस। ठीक है, जब गले में खराश होगा तो जरूर आपको गले में खराश है, आपको ये बीमारी है, आप दूसरे के साथ टच कीजिएगा या वस्त्र के संपर्क में आइएगा तो फिर ये होने की संभावना हो जाएगा। ठीक है, गर्दन में पड़े हुए लिम्फ नोड यानी लिम्फ नोड को भी ये प्रभावित करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस क्या है, एक तरह से चुम्बन रोग। तो इससे बचने के लिए भैया उसके व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत वस्त्र और व्यक्तिगत संपर्क से बचिएगा तो ये मोनोन्यूक्लियोसिस आपको नहीं हो पाएगा। आगे बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सबसे आम प्रकार है जो अक्सर अधपके मुर्गे से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी पोल्ट्री जिसको बोलते हैं पोल्ट्री। तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सबसे आम कारण है जो अक्सर अधपके, आप खाइएगा तो आते ना जाकर प्रभावित करेगा। ठीक है, अधपके मुर्गे खाइएगा ना तो उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है कैपिलोबैक्टर जुनूनी। ठीक है, तो ये कैपिलोबैक्टर जुनूनी क्या होगा, यदि पूरा आप नहीं पकाइएगा तो ये जिंदे रह जाएगा और जिंदा जरा बच जाएगा आपके शरीर में जाएगा। देख जानते हैं क्या, अधमरा व्यक्ति जब जिंदा होता है तो बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, तो अधपका मांस खाइएगा वो आपके शरीर में जाएगा तो फिर आपको बीमारी उत्पन्न कर देगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये होता किसके कारण, अधपके मुर्गे। क्यों होता है भाई, क्योंकि अधपके मुर्गे में क्या होता है, कैपिलोबैक्टर जुनूनी बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये बीमारी आपको उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जिसे कि पेट की फ्लू भी कहा जाता है। यह आम बीमारी है जिसमें मितली, उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन होबे करे, क्योंकि आप मुर्गे खाए हैं अधपका, पकल है ही नहीं है, मुर्गा के अंदर में जो बैक्टीरिया है वो आपके पेट में चला गया क्योंकि मरा ही नहीं है। ठीक है, जब रोग, वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी पेट या आंत को संक्रमित करते हैं जिससे क्या होता है, सूजन हो जाएगी, आंत में आपको सूजन हो जाएंगे। ठीक है, कैपिलोबैक्टर जुनूनी रोग बैक्टीरिया प्रजाति है जो आमतौर पर पोल्ट्री से जुड़े यानी मुर्गे से जुड़े हुए हैं। अधपका मुर्गा खाइएगा ये बैक्टीरिया आपके पेट में जाएगा, आंत को प्रभावित कर देगा, फिर आप बीमार पड़ जाएगी। इसलिए अधपका मत खाइए, जो भी खाना खाइए पका करके, सिझा करके बढ़िया से खाइए। मानव शरीर में अनुकूल प्रतिरक्षा की विशेषता क्या है, इसको बहुत अच्छा से हम समझाए हैं अनुकूल प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है, ये होता है विशिष्टता और स्मृति के, एक विशिष्टता स्मृति का अभाव नहीं होगा, गलत है। विशिष्ट तो होते हैं, एक कहता है स्मृति का अभाव नहीं होता, बल्कि अभाव मतलब नहीं होना, ये याद रखते हैं। ठीक है, ये नहीं होंगे। विशिष्ट रोगजनक के प्रति स्मृति क्रिया, विशिष्ट रोगजनक के प्रति स्मृति क्रिया यानी स्मृति का मतलब याद रखना, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया है, ठीक है, तो उसको क्या रखता है, याद रखता है। इसे हम अनुकूल प्रतिरक्षा कहते हैं। अनुकूल प्रतिरक्षा की एक क्वालिटी होता है कि जो बीमारी एक बार आपके शरीर में प्रवेश किया उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, प्लस वो याद रखता है। जब इसे डिटेल क्लास आप पढ़िएगा, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें खूब बढ़िया से डिटेल में समझाए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है विशिष्ट रोगजनक के प्रति स्मृति प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने डिटेल भी बहुत सुंदर ढंग से लिख दिया ताकि आपको तनिक भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मानव शरीर में अनुकूल प्रतिरक्षा की विशेषता यह होता है कि ये विशिष्ट एंटीजन को पहचानती है, जो एंटीजन का मतलब क्या, फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, और याद रखती हैं, स्मरण रखती हैं। ठीक है, और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी याद रखते हैं। एक बार बैक्टीरिया वायरस कुछ प्रवेश कर गया तो फिर उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बन जाता है, और यदि वो बैक्टीरिया वायरस दुहरा करके फिर आया तो फिर उसको मार देता है, जिससे बाद में उसी एंटीजन से संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलता है। बिल्कुल, ये क्या होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं, स्मृति भी होते हैं, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे इसमें उदाहरण भी दे दिए हैं, टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड, एकदम बढ़िया से डिटेल से लिख दिए हैं और खूब बढ़िया से आपको डिटेल क्लास में समझाए हैं, ये याद रखिएगा, खूब बढ़िया से समझाए हैं। ठीक है, अभी भले हम न्यू बैच नहीं लिए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे को रिकॉर्डेड बैच लेना है, बहुत आधा दाम में हम आपके दोस्त फ्रेंड जो भी है जिसको है कि हमारे पास समय है, वो पढ़ना चाहता है तो बहुत आधे दाम में, एकदम मतलब कम फी में रिकॉर्डेड है बैच। आपको यदि पढ़ना है तो पढ़ने के लिए वो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, PDF मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास जितना हुआ है वो मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, बहुत सुंदर समझाया उसमें। कहता निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को 60 से लेकर के, यहाँ माइनस छूट गया है,
-60 से लेकर के -80। ध्यान रखिए माइनस छूटा हुआ तो माइनस में आप कभी कभी हम बता देते हैं पीडीएफ में संशोधन नहीं हो पाता तो डिटेल जरूर वीडियो पढ़ा कीजिए। बच्चे क्या करता है सीधा पीडीएफ पढ़ता है और उसको कमेंट करने लगते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो हम क्या समझाए हैं। -60 से लेकर के -70 के बीच रखा जाता है, ठीक है, अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर के भंडारण के लिए। तो ये जो होता है ना, जिसमें कोरोना वैक्सीन आया था ना, जो फाइजर था ना, फाइजर को भारत में स्टोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, -60 से -80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो ये फाइजर के लिए चाहिए था, जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो फाइजर था उसके लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है, ठीक है। ये वैक्सीन जो है -60 से लेकर -80 के बीच रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आगे वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान क्या होगा? देखिए, एक होता है ग्लूटियस और एक होता है डेल्टाइड। इंट्रामस्कुलर मतलब क्या, IM, ठीक है, IM। तो इसके लिए इंजेक्शन के सही स्थान जो होता है वो डेल्टाइड मांसपेशी होता है। डेल्टाइड मांसपेशी क्या होता है, वो बाह में होता है। एक होता है जांघ के पास, एक होता है बाह पे। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ग्लूटियस मांसपेशी नितंब यानी जांघ के पास जो होता है, और डेल्टाइड मांसपेशी होता है कंधे जो बाह पे देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो इंट्रामस्कुलर के लिए सबसे बेहतर जो होता है, ठीक है, यानी सही स्थान जो होता है वयस्कों में, यानी एक वयस्क में सबसे स्थान जो होता है बेहतर वो होता है डेल्टाइड मांसपेशी जो बाह पे होता है। आगे चलते हैं। दांत की नियमित सफाई और फ्लेसिंग करने पर, फ्लेसिंग मतलब होता है जैसे, एक मिनट भाई कहाँ चला था क्वेश्चन, एक बार 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गया क्वेश्चन। यहाँ पे फ्लेसिंग मतलब साफ करना होता है, ठीक है। दांत की नियमित सफाई और फ्लेसिंग सहित दांतों की स्वच्छता महत्वपूर्ण है। क्यों करते हैं भाई? दांत इसलिए साफ करते हैं ताकि दांत के क्षय जल्दी दांत न और मसूड़ों में किसी तरह की बीमारी को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसलिए नहीं करते हैं। आगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। निष्क्रिय के बारे में, पेसिव के बारे में कहा जा रहा है। तो पेसिव के बारे में कितना सुंदर आपको समझा दिए हैं, ठीक है। ये अन्य स्रोतों से अस्थायी प्राप्त और अस्थायी प्रतिरक्षा होता है। प्राप्त तो आपको मिल जाता है, यानी डायरेक्ट आप एंटीबॉडी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक ये नहीं रहते। इसका आंसर 3 हो जाएंगे। यहाँ पे डिटेल से हम लिख भी दिए हैं, ठीक है, और ये डिटेल जो है आपको डिटेल क्लास में भी समझा है, पीडीएफ में भी वही सेम चीज़ यहाँ पे भी दे दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आगे चलते हैं। किस प्रकार के टीकाकरण में प्रतिरक्षा उत्तेजित करने के लिए मरे हुए या कमजोर रोगजनक को शामिल करता है? याद कीजिएगा, एक्टिव और पेसिव आपको समझाए थे इम्यूनिटी में, ठीक है। तो किस में जो है मरे हुए या कमजोर देते हैं? तो आपको बताते हैं सक्रिय प्रतिरक्षण में, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षण में क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को कमजोर करके या मरे हुए आपको पैथोजन, यानी पैथोजन को, ठीक, पैथोजन का मतलब जो रोग पैदा करता है, ठीक है, पैथोजन को मरे हुए, ठीक है, ये कमजोर करके शरीर में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी निर्माण कर लेता है। तो ये होता है सक्रिय प्रतिरक्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखिएगा, इनमें सारे क्वेश्चन आपको तब ज़्यादा खूब बढ़िया समझ में आएगा जब आप जो मेरा डिटेल क्लास है प्राइमरी हेल्थ केयर को उसको ढंग से पढ़िएगा, एकदम चीज़ें समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि आप बीटीएससी का एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन पर अपलोड किए हुए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, और बच्चे जो क्लास कर रहे हैं सबको पता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन हमने अपलोड किए, एकदम बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, और वो क्वेश्चन हम हल भी दे रहे हैं, देख लीजिए, सब क्वेश्चन हल दे रहे हैं A to Z। हैजे की संदिग्ध मामले में प्रथम पंक्ति का उपचार क्या होता है? यदि हैजा होता है ना, ठीक है, तो इसके संदिग्ध मामले में प्रथम पंक्ति का उपचार जो होता है वो ORS होता है, यानी मौखिक पुनर्जीवन के समाधान के लिए ये प्रथम पंक्ति का उपचार, यानी शुरुआत में कौन सा उपचार दीजिएगा? तो सबसे पहले यही उपचार देंगे, यानी ORS, यानी ऑप्शन नंबर D। इसको डिटेल से भी लिख दिए हैं कि हैजे के प्राथमिक उपचार के लिए, ठीक है, पुनर्निर्जलीकरण ये डिहाइड्रेशन के लिए ORS देना जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी होने लगता है। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, उसको पूर्ति करने के लिए, यानी डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए ORS देते हैं। ये प्रथम पंक्ति उपचार है। आगे काली खांसी के निदान के लिए निश्चित पद्धति क्या होता है? जैसे कि आप मंटू परीक्षण किसके लिए करते हैं? टीबी के लिए करते हैं, ठीक है, मंटू परीक्षण किसके लिए करते हैं? टीबी के लिए करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो काली खांसी के निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति जो होता है, यानी डायग्नोसिस की पद्धति होता है, वो होता है PCR, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है डिफेनेहाइड्रामाइन। डिफेनेहाइड्रामाइन किसके इलाज के लिए देता है? देखिए, डिफेनेहाइड्रामाइन जो दिया था वो एलर्जी के लिए दिया जाता है, वो दोबारा रखना पड़ेगा, ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। डिफेनेहाइड्रामाइन का उपयोग जो किया जाता है वो एलर्जी के उपचार में किया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे, बिल्कुल सटीक जवाब।
तो डी फेनेहाइड्रामाइन एक सिरप या अमृत वेनेड्रिल, ठीक है, एक तरल दवा होता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग जो है और भी इसका इलाज है, लेकिन मेन रूप से इसका उपयोग जो है आपको एलर्जी के रूप में करते हैं, ठीक है। मेन रूप से इसका उपयोग एलर्जी के रूप में भी करते हैं, ठीक है। आगे कहता है प्राथमिक देखभाल में आंखों में पर्दे जैसी दृष्टि हानि का संकेत हो सकता है। देखिए आंखें में जो पर्दे जैसा दृष्टि हानि होता है ना, आप रेटिना देखे होंगे, रेटिना के पास जो पर्दा होता है ना, वो जैसे पर्दे जैसी आपको दृष्टि हानि हो रहा है, तो ये इसमें क्या होता है, इसके पास रेटिना के पास पर्दा होता है, वो पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है, ठीक है। जब वो हटने लगता है तो उससे हम कहते हैं रेटिना डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट मतलब हटना, डी अटैचमेंट मतलब हटना, यानी जिसे हम कहते हैं पर्दे जैसी दृष्टि हानि, ठीक है, यानी रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी इसको साफ शब्दों में कह सकते हैं आंखों में पर्दे जैसी दृष्टि हानि, जिसे रेटिना का अलग होना कहते हैं। रेटिना का क्या कहते हैं, अलग। यदि आप आंख का फिगर देखे होंगे तो रेटिना आप अच्छी तरह से देखे होंगे, ठीक है। हम फिगर तो नहीं लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा लगे तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा फिगर सहित, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गंभीर स्थिति जिसमें अचानक दृष्टि और धुंधला, चटक्के या काले धब्बे दिखाने लगते हैं, दृष्टि क्षेत्र में छाया या पर्दे जैसी दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इसका नाम ही पढ़ते हैं दृष्टि हानि या फिर पर्दे जैसी संरचना, पर्दे जैसी, ठीक है, जिसे हम रेटिनल डी अटैचमेंट कहते हैं। यानी इसमें पर्दा क्या होता है, रेटिना के पास पर्दा होता है, वो धीरे धीरे क्या लगता है, हटने लगता है, अपने जगह से हटना कहिए। आगे चलते हैं, टीके के प्रबंधन में सबसे अधिक मार्ग कौन सा उपयोग होता है, तो सबसे अधिक मार्ग जो उपयोगी होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, यानी IM होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट कोशिका होता है जिनको बृहद भक्षक बी लिम्फोसाइड दुमिका कोशिका शामिल होता है। इसको हम खूब बढ़िया से डिटेल क्लास में समझाएं, थोड़ा सा लंबा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसे समझाएं हैं डिटेल क्लास में, ठीक है। इसको कहते हैं प्रतिजन प्रस्तुतिकरण, प्रतिजन प्रस्तुतिकरण, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसे समझाने के लिए बहुत कम से कम 10 मिनट 15 मिनट चाहिए, तो 10 से 15 मिनट जो समझाने में समय लग जाएगा, इसको हम डिटेल क्लास में समझा दें, क्योंकि फिगर सहित इसको समझाना चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको समझा दिए हैं। यहाँ पे आंसर आप याद रखिएगा। आगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है बहुत ही मतलब क्या बताएं, क्वेश्चन एकदम मना डिजाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करना पड़ेगा। क्वेश्चन से पूछा हुआ है, कहता है डैश शरीर की क्रियाकारी की स्थिति और शरीर और पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रतिक्रिया को संकेत करता है, ठीक है। डैश का मतलब वो यहाँ पे यानी जीवन संबंधी जो संकेत होते हैं, जीवन संबंधी संकेत क्या करता है, यानी जीवन संबंधी संकेत यदि आपको किसी तरह का कोई लक्षण है, ठीक है, किसी तरह कोई समस्या है, तो जीवन संबंधी संकेत में क्या होगा, शरीर के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण संबंधी या मनोवैज्ञानिक संबंधी आप तनाव में रहिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं जीवन संबंधी संकेत, यहाँ पे हम नीचे भी डिटेल में लिख दिए हैं, ठीक है, जीवन संबंधी संकेत के बारे में, कि जीवन संबंधी संकेत ये जीवों के लक्षण, यानी कि वैसे लक्षण जिससे कि आपको शरीर के कार्य प्रणाली पर डिस्टर्ब करे, यानी उन विशिष्ट कार्यों को संदर्भित करते हैं जो सभी जीवित जीवों को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, ठीक है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। तो यही ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डैश शरीर के कार्य की स्थिति, शरीर यानी जीव संबंधी संकेत। जीव संबंधी संकेत का मतलब आपको एक संकेत मिलने लगता है, यदि मान लो कि कोई गड़बड़ी हो गया, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आपको एक लक्षण दिखाई देने लगता है कि आपको इस तरह की समस्या है, ठीक है। तो यही यहाँ पूछ रहे हैं कि जीव संबंधी संकेत शरीर की क्रिया की स्थिति, शरीर, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रतिक्रिया को संकेत देता है, यानी आपके शरीर में ये मनोवैज्ञानिक तरीके से भी आप डिस्टर्ब हैं तो आपको एक सिंबल जो है शरीर आपका देने लगता है, यानी एक लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीव संबंधी संकेत शरीर की क्रिया स्थिति, यानी इसको जब डॉट रहा जहां रहे ना ऑप्शन में, उस डॉट को आंसर रख करके पढ़िए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब आपको किसी तरह जैसे श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हुआ, वृद्धि संबंधी प्रॉब्लम, तो आपको एक सिम्टम तो दिखता है ना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। आगे, अंतरोत्तर मार्ग यानी पेरिनेटल रूट में औषधि डैश की मदद से दिया जाता है, तो पेरिनेटल रूट के बारे में जान लीजिए, ठीक है। ये है पेरिनेटल रूट, ठीक है।
पेरेंटल रूट जो होता है, पेरेंटल रूट के बारे में ये जान लीजिए, जैसे कि इंट्रामस्कुलर हुआ, ठीक है, सबक्यूटेनियस हुआ, इंट्रावेनस हुआ, इंट्राडर्मल हुआ, और एंगल भी आप ध्यान में रखिएगा। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री, और इंट्राडर्मल जो है 10 से 15 डिग्री। ऐसे ऑप्शन में आपको 15 डिग्री ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रूट होते हैं चारों रूट, 1 2 3 4, ये चारों रूट आते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि अंतरोत्तर मार्ग यानी पेरिनेटल रूट में औषधि डैश की मदद देते हैं। तो औषधि किसके मदद से देते हैं आप, ठीक है, तो सिरिंज की मदद से देते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। तो आप यदि पेरिनेटल रूट को आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ों को पॉइंट रखिएगा कि पेरिनेटल रूट से जो है कौन कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, वो रूट यदि आप रखते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, देखिए किस रूट से देते हैं, सिरिंज के माध्यम से देते हैं, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है यहाँ पे, ठीक है, अंतरोत्तर मार्ग, ठीक है। डैश औषधि जो है डैश की मदद से देता है, जो देते हैं वो सिरिंज के माध्यम से देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता शरीर के सतह पर यह कपड़े में परजीवी सामान्यतः संधिपाद मतलब होता है आर्थ्रोपोडा, जो कीट के द्वारा होता है, ठीक है, कीट के द्वारा, जू के द्वारा जो रोग होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शरीर के सतह पर यह कपड़े में परजीवी सामान्यतः संधिपाद, समन्वय, विकास और जनन को क्या कहते हैं, यानी आपके शरीर पे जो है जू इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, और वो जमा होने के बाद वो आपके शरीर को चूस रहा है और अपना प्रजनन कर रहा है, संख्या बढ़ा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पर्याक्रमण कहते हैं, पर्याक्रमण कहते हैं, यानी याद रखिएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक तरह से परिभाषा है ये, यहाँ पे हमने डिटेल से भी लिख दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान समझिएगा, यानी पर्याक्रमण क्या अर्थ होता है, किसी जगह पर किसी जगह या वस्तु पर बड़ी संख्या में कीड़े या जानवरें या अन्य जीवों के आक्रमण, यानी आपके शरीर में जू एकाएक आ गया, आपके शरीर पे आक्रमण किया और वो अपना संख्या बढ़ा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे पर्याक्रमण कहेंगे, ठीक है, जिससे नुकसान और क्षति होता है, ठीक है। परिभाषा भी हम लिख दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि पर्याक्रमण ऑप्शन में नहीं है, दूसरी भाषा में कहीं क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, दूसरे भाषा में कहीं क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो भी याद रखिएगा। दूसरे भाषा में यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि शरीर के सतह या कपड़े पर परजीवी आमतौर पर आर्थ्रोपोडा मतलब संधिपाद के प्रकार है, ठीक है, संधिपाद मतलब वही होता है आर्थ्रोपोडा के निवास, विकास और प्रजनन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है एक्टोफाइलिसिस, यानी बाह्य जीव, ठीक है, बाह्य जीव कहिए, या एक्टोफाइलिसिस शब्द प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक्टोफाइलिसिस शब्द हमें ऑप्शन में है ही नहीं है, जब एक्टोफाइलिसिस शब्द ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तब उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पर्याक्रमण मारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों परिभाषा लगभग सेम मिलता जुलता है। पर्याक्रमण में भी क्या होता है कि जीव की संख्या आपके शरीर पर अटैक करेगा और वो अपना संख्या बढ़ाएगा, फिर वो क्या करेगा, आपके शरीर को नुकसान करेगा। जैसे मान ली किसी का ढील वाला, किसी के मुंह शरीर में जू है, सर में जू है, उसके पास आप सो गए, उसके सर से जू आपके शरीर में चला गया, आपके शरीर में जो गया, आक्रमण जो किया और आपके शरीर में जो प्रजनन करने लगा, रहने लगा, ठीक है, तो उसे हम पर्याक्रमण कहते हैं। यदि पर्याक्रमण नहीं है, ठीक है, पर्याक्रमण नहीं है तो आप एक्टोफाइलिसिस मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। आर्थ्रोपोडा एक प्रकार का परजीवी जीव होते हैं, जैसे कि मच्छर हुआ, चींटियां हुआ, जू हुआ, अन्य कीट हुआ, ये सब आर्थ्रोपोडा में होते शामिल, यानी धरती पर रहने वाला जीव। कहता निम्नलिखित में से कौन सा आंत संक्रमण में टाइफाइड आपको समझा दिए कि आंत को प्रभावित करते हैं। कालाजार, ये कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, कल आपको समझाए थे। आगे सहज प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में ध्यान समझिएगा, सहज प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में संक्रमण के समय रक्त डैश बृहद भक्षक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम समझाएं आपको डिटेल क्लास में, क्योंकि इसमें उदाहरण देना पड़ेगा, एग्जांपल देना पड़ेगा, तब ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, क्योंकि डिटेल क्लास में समझाएंगे वहाँ बहुत लंबा टाइम लग जाए। एक लानू या फिर मेनोफेज कैसे कहते हैं, ठीक है, मेनोफेगस, एक लानू बोलिए या फिर मेनोफेगस बोलिए, एक लानू यानी मेनोफेगस। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइड, डेंड्राइट कोशिका सहित विभिन्न विशिष्ट कोशिका हैं, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइड हुआ, डेंड्राइट कोशिका, ये विशिष्ट कोशिका विशिष्ट होते हैं, ये इसका उदाहरण होता है एंटीजन प्रस्तुतीकरण कोशिका का, ठीक है। इसे डिटेल में समझा है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा डिटेल लंबा जाएंगे, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा बाबू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका प्राइमरी हेल्थ केयर में खूब बढ़िया से समझाए हुए हैं डिटेल क्लास में, ठीक है। ये एंटीजन प्रस्तुतीकरण कोशिका का उदाहरण है। आगे चलते हैं।
आगे है, देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये है पेथिडीन औषधि के बारे में कह रहा है, ठीक है। पेथिडीन औषधि क्या होता है, एक तरह से दर्द को रिलीव करने वाला होता है। तो वही कहता है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सुषुम्ना स्तर पर ओपीओडी रिसेप्टर के साथ परस्पर क्रिया करके कार्य करता है, यानी दर्द को कम करने का काम करते हैं, और ये होते हैं बेदानादार औषधि, इसे बोलते हैं पेथिडीन औषधि। ये कौन सी औषधि होते हैं, पेथिडीन। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं, जो इससे पहले एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देख लीजिए। यदि उसको देखिएगा तो एकदम बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। देखिए यही सेम क्वेश्चन जो ऊपर बताए हैं, ठीक है, जो ऊपर बताए हैं वो ये वाला क्वेश्चन 10,709 NM में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 10,709 NM क्वेश्चन में पूछा हुआ, और इसके नीचे सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेम, लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर कर दिया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक सिंथेटिक नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक है, यानी दर्द निवारक दवा है, जो रीढ़ की हड्डी के स्तर पर ओपीओडी रिसेप्टर के साथ कार्य करते हैं, यानी वार्तालाप करके कार्य करते हैं, यानी दर्द को कम करने का काम करते हैं, तो वो होता है पेथिडीन, ठीक है। यानी पेथिडीन दवा आप औषधि का डिटेल पढ़िए हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मार दीजिएगा। यही सेम क्वेश्चन, यानी सिंपल भाषा में कहें तो पेथिडीन क्या है, एक ओपीओडी दर्द निवारक दवा है, ठीक है, एक तरह से किस तरह का है, दर्द निवारक दवा है, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दोनों। यहां पे कहता है एक सिंथेटिक नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक दवा है, तो कौन सा दर्द निवारक दवा जो रीढ़ की हड्डी के स्तर पर काम करते हैं, तो वो होता है पेथिडीन। यही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां पे अंतर कर दिया हल्का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आप पढ़े रहिएगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आंसर 100% मार्क करके आइएगा। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है बाबू, ध्यान समझिएगा, जो रियल है उन चीज़ों को हम बताते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनमें से कुछ कुछ पॉइंट आपको लगेगा कि ये हम पढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिस्क लेकर के मारना होता है। आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा सही होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ आपको उसमें आइडिया है, तब उस कंडीशन पर आप मार सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे है, देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ओपीएडी रिसेप्टर और ओपीडी रिसेप्टर है ना, ये दोनों वर्ड यहाँ पे सेम मिलता जुलता है, ये दोनों सेम मिलता जुलता है, लेकिन अंतर क्या कर दिया है, यहाँ पे एक सिंथेटिक नार्कोटिक एनाल्जेसिक रीढ़ के हड्डी के रूप स्तर पे काम करता है, और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा अलग लिख दिए हैं, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। औषधि है, दोनों याद रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी दवा नस के माध्यम से दिया जाता है। देखिए नस के माध्यम से दिया था, तो नस के माध्यम से जानते हैं कि एंटीसेप्टिक, यानी देखिए टेबलेट तो नहीं होगा, जेली नहीं होगा, कैप्सूल भी नहीं होगा, तो पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक जो होता है वो नस के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल। अब यही क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर ने पूछा ये देख लीजिए, हूबहू ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ इस बार, ठीक है। कहता निम्नलिखित में कौन सी औषधि मर्दन के माध्यम से दिया था। अब लीजिए, पढ़ भी नहीं किया मर्दन, ठारिन लगा कहा मर्दन दे दिया, पता नहीं चलता ये कहाँ से दे दिया। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मान लो क्वेश्चन आपको हिंदी तन को समझ में नहीं आता, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। या फिर नहीं आपको समझ में आएगा तो वहाँ पे एग्जामिनर से जो आपके पास रहेंगे, कंप्यूटर के पास आदमी घूमते रहते हैं, उसको बोलेगा हमको इंग्लिश करना है, हमको बता दीजिए, तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, औषधि मर्दन, यदि औषधि मर्दन के जगह पर सीधा कह दे कि कौन नस के माध्यम से दिया था, तो आप ऑप्शन ढूंढ करके मार देते हैं। टेबलेट नहीं हो सकता, जेली नहीं हो सकता, कैप्सूल नहीं, इसका मतलब पूर्तिरोधी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यानी दोनों क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में सेम में क्या अंतर है सुन लीजिए। ये क्वेश्चन किसी अन्य एग्जाम में पूछा हो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, अंतर थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, औषधि मर्दन के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। जिसके वजह बच्चे क्या ये लिख दिया मर्दन मर्दन, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। औषधि मर्दन, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो उसमें हिंदी इंग्लिश करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको भैन जरूर मिल जाएगा। वहाँ पे दवा प्रसारण नसों के माध्यम से जाता है, वहाँ पे भैन ऑप्शन में रहेगा, तो आप ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में आता है। कभी कभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऑप्शन ही समझ में आएगा, तो उस कंडीशन में हिंदी इंग्लिश करके देख लीजिएगा, आप मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए वही चीज़ है, दवा नसों के माध्यम से, यहाँ दवा नसों के माध्यम से ना दे करके नस के जगह पर यहाँ क्या देगा, मर्दन लिख दिया है, बताइए, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं, उसी हिसाब से हम आपको डिटेल क्लास समझाए भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पूर्तिरोधी यानी सी। आगे चलते हैं, जो क्लास ले लिए तो ले ही लिए, जो नहीं लिए हैं अपने आसपास जो जिसको कि है कि हमको रिकॉर्डेड क्लास पढ़ना है, ठीक है, वो ले सकते हैं, बहुत कम दाम, जिसको कम से कम मतलब है, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। इसमें PDF मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, डिटेल क्लास मिल जाएगा। कितना चाहिए? एकदम बिल्कुल सस्ता क्लास में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहता है नया बैच नहीं लॉन्च किया, नया बैच मेरे पास अभी वर्तमान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर नया बैच अभी जो हम क्लास से रिकॉर्डेड ले लेंगे, नया बैच में ऐड कर दीजिएगा। नहीं, वो नहीं होता है। ये बैच अलग होगा और नया बैच अलग होता है, ठीक है। नया बैच नया बच्चा के लिए होता है। आप मान लीजिए ये क्लास ले लेते हैं तो यही क्लास का बच्चा उसमें ऐड थोड़ी होता है, ये नहीं होता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, कहीं भी नहीं होता इस तरह का। कहता चेतना के पूर्ण विलोपन, ठीक है, पूरी तरह से चेतना खत्म हो गया, जिससे रोगी के दर्द उद्दीपन को उत्तेजित नहीं किया जा सकता। चेतना पूरी तरह से खत्म चला, यानी कोमा में चला गया, इसको बोलते हैं कोमा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे फेफड़े में स्थानीय क्रिया के लिए बनाएगी, वो तो अभी बताए ही ऊपर में, श्वसन द्वारा, सेम समझा है, ठीक है। आपको इसमें से जितना क्वेश्चन बताए थोड़ा भी दिक्कत कहीं होता होगा तो आप ऐसा कीजिएगा, डिटेल क्लास को पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन समझ। वैसे हम अपने स्तर से एकदम सिंपल और आराम भाषा में आपको समझा दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने डीप जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब तक उसको पूरा डिटेल जाके तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आएगा अभी प्राइमरी हेल्थ केयर में क्लास होना बाकी है अभी, ठीक है। 1-2 क्लास होना बाकी है, तो वो हम आपको दे देंगे अपने हिसाब से। मेरे सर पे नहीं चढ़िएगा कि कब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, वो हम अपने हिसाब से आपको देते जा रहे हैं समय समय पे, टेंशन नहीं लीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लास खत्म, क्लास तो खत्म हो गया, सारा क्लास खत्म हो गया, लेकिन हम अपने स्तर से जितना हमको हो सकता है हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। धन्यवाद।